हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का पॉइंट होगा वह करेंट अफेयर से संबंधित होगा। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के तहत प्रतिवर्ष करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर नए नए जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक है वह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना से संबंधित है। ठीक है, यह अगर टॉपिक को देखा जाए तो करेंट अफेयर सेक्शन के साथ साथ जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन है उसके तहत भी यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि डायरेक्टली यह इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करेगी यह जो स्कीम है। ठीक है, तो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताएं। यह भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गति प्रदान करेगा? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि यह योजना आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा? देखिए, प्रश्न यहाँ पर 3 सेक्शन में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न का पहला सेक्शन है कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको इस स्कीम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि यह स्कीम जो है पीएम विश्वकर्मा योजना वह भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, यह प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। और प्रश्न का तीसरा सेक्शन है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि यह योजना आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जब 15 अगस्त के दौरान जब प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया जा रहा था तो उसी दौरान उन्होंने इस स्कीम की चर्चा की थी। ठीक है, और उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में इस स्कीम को पारित कर दिया और फिर 17 सितंबर को इस स्कीम को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह टॉपिक जो है वह आपको 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 1 से 1.5 साल के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वो कवर करना होता है। तो 70वीं बीपीएससी के लिए भी इस टॉपिक को आपको कवर करना होगा। ठीक है, तो प्रश्न आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। आंसर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित आंसर लिखते समय हमने बार बार कहा है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें तो मुश्किल से 2 या 3 सेंटेंस से ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन में नहीं देना है। ठीक है, तो हमने यहां पर इंट्रोडक्शन दिया है, प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, यानी कि यहां आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा 17 सितंबर को कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने हेतु पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, हमने पहले सेंटेंस में दे दिया स्कीम की शुरुआत कब की गई और दूसरा सेंटेंस में हमने बता दिया कि किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा संक्षिप्त था, समाप्त हुआ। प्रश्न का पहला सेक्शन है कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में चर्चा करें। तो आइए प्रश्न के पहले सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस स्कीम का उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि आखिर इस स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य है हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के द्वारा पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा व मजबूती प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार लोग हैं, पारंपरिक कारीगर लोग हैं, उनकी कौशल को, उनके स्किल को डेवलप करना, ताकि मेक इन इंडिया का जो स्कीम है वह सार्थक हो सके। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कामगारों की स्थिति को मजबूत करना, गुणवत्ता के साथ साथ उनके उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में सुधार करना, तभी हमारी इंडियन इकोनॉमी सकारात्मक रूप से प्रभावित हो पाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम के उद्देश्य को हमने यहाँ पर समझा।
अब आइए आखिर इस स्कीम की विशेषता क्या है, कौन कौन से वर्ग इस स्कीम के तहत आएंगे और वे वर्ग इस स्कीम से किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, यानी कि इस स्कीम का निचोड़ जिसे कह सकते हैं। पहला है वित्त वर्ष 23-24 से 27-28 तक कुल 13,000 करोड़ रुपया वित्तीय परिव्यय किया जाएगा इस स्कीम के तहत। आप लोग गौर करेंगे, या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है यह डेटा को, ठीक है। तो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत खर्च किया जाएगा। सरकार का यह उद्देश्य है। दूसरा, 18 पारंपरिक शिल्पकार व कारीगरों को इसमें शामिल किया गया है। ध्यान देंगे, 18 पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर को इसमें शामिल किया गया है। इन 18 जो वर्ग होंगे उनमें बढ़ई हो सकते हैं, लोहार आएंगे, चर्मकार आएंगे, नाई, दर्जी, धोबी जैसे 18 वर्ग इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। 18 का नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक दो बार अगर आप देख लेंगे एग्जामिनेशन के दौरान, अगर स्टेटमेंट में प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो वहां पर आप स्टेटमेंट जो सही होंगे उससे सही और गलत को आप कैटेगराइज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक दो बार आप अच्छे से देख लेंगे, लेकिन मेंस में 4-5 वर्ग का नाम लिख देंगे तो यह पर्याप्त होगा, ठीक है। अगला इसका महत्वपूर्ण विशेषता है, लाभार्थियों को 5% की रियायती दर पर कुल 3 लाख रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त उसे 1 लाख रुपये का प्रदान किया जाएगा और दूसरी किस्त उसे 2 लाख रुपये का प्रदान किया जाएगा, यानी कि टोटल 3 लाख रुपये की किस्त होगी। कितने प्रतिशत रियायती दर पर? 5% की रियायती दर पर, ठीक है। अगला पॉइंट है, RS 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन के रूप में टूल किट प्रोत्साहन, यानी कि औजार खरीदने के लिए उन्हें 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। तो इस स्कीम की ये सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि यह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और उसके बाद है कि सामाजिक आर्थिक विकास के सशक्तिकरण में किस प्रकार से भूमिका निभाएगा। भारत सरकार के द्वारा पारंपरिक कारीगरों के कौशल को ध्यान में रखकर यह स्कीम लॉन्च की गई है। इससे वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होगा तथा निम्न कारणों से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सक्षमता प्राप्त होगी। पहला पॉइंट, यह योजना भारत के पारंपरिक व सांस्कृतिक महत्व के कला व रोजगार को संरक्षण व संवर्धन करने में मददगार साबित होगा। दूसरा पॉइंट, यह रोजगार वृद्धि में सहायक होगी। परिणाम स्वरूप जीडीपी व अर्थव्यवस्था के आकार में भी वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट, इससे संबंधित 18 वर्ग के कारीगरों को बैंकों के द्वारा आसान ऋण प्राप्त हो सकेगा। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि इन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो बैंक अब आसानी से उन्हें ऋण दे पाएंगे। पहले क्या होता था, अगर कोई असंगठित क्षेत्र के श्रमिक या कारीगर लोग अगर बैंक के पास जाते थे तो बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं कराता था। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता होती थी कि पता ना हमें ये लोन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब सरकार के द्वारा व्यवस्थित रूप से स्कीम लॉन्च की गई है, तो जो निचले पायदान पे खड़े लोग हैं, इस वर्ग के अंतर्गत शामिल जो लोग हैं, उन्हें बैंकों से आसानी तरीके से लोन भी प्राप्त हो पाएगी और आसान ऋण उन्हें प्राप्त हो पाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था में समावेशीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा और जो इंक्लूसिव इकोनॉमी कहा जाता है वह भारत बन पाएगा। अगला पॉइंट है, चूंकि यह योजना स्वदेशी व पारंपरिक उद्योगों के विकास से संबंधित है, अतः इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा तथा वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का सपना साकार हो पाएगा। आखिर केंद्र सरकार के द्वारा 2015 ईस्वी में मेक इन इंडिया क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि अधिक से अधिक उत्पादों का निर्माण कहां पर हो? भारत में हो। मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण को बढ़ावा मिले। और अगर इन सारे वर्गों के जरिए उद्योग को सशक्त किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारा जो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जो सपना है वह साकार हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि किस प्रकार से इन बिंदुओं के माध्यम से यह स्कीम हमारे सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और अर्थव्यवस्था के समावेशीकरण में भागीदारी बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, स्वदेशी उत्पादों व पारंपरिक व्यवसायों के उत्पादन में वृद्धि से
बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तथा निर्यात में भी वृद्धि होगी। स्वाभाविक है कि अगर एमएसएमई के रूप में ये वर्ग अपने उद्योग का विकास करेंगे तो इससे न सिर्फ मार्केट में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में वृद्धि होगी, उच्च क्वालिटी की प्रोडक्ट भी लोगों को मिल पाएगा, ठीक है, और निर्यात में भी वृद्धि होगी। लेकिन सरकार को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कहीं बाहर के जो उद्योग धंधे हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में हमारे उद्योग धंधे पिछड़ न जाए, इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी निर्यात में भी वृद्धि होगी। प्रश्न का आखिरी सेक्शन है कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में किस प्रकार से यह जो स्कीम है वह लाभदायी साबित हो सकता है। तो भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या बैंकों से ऋण की प्राप्ति का ना हो पाना है। अभी हमने ऊपर बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को बैंक इसीलिए ऋण नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि उन्हें यह अनिश्चितता होती है कि पता नहीं हमें ऋण जो हम दे रहे हैं वह हमारे पास वापस हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए बैंक ऋण नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी सरकार के द्वारा इस स्कीम के माध्यम से इसे दूर कर दिया गया और इस स्कीम से उन्हें ऋण की प्राप्ति हो पाएगी तथा इससे वे अपने व्यवसाय का भी विस्तार कर पाएंगे। अगर 3 लाख रुपए उन्हें 2 वर्ष के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे तो अपने व्यापार का एक्सपैंड कर पाएंगे और काफी तेजी से उनका व्यापार बिजनेस जो है वह ग्रो कर पाएगा। धीरे धीरे उनकी आय व जीवन स्तर में वृद्धि होगी। स्वाभाविक है कि अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस ग्रो करता है तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने रोजगार बढ़ेगी, कई सारी चीजें जो है इससे प्रभावित होगी और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा तथा रोजगार भी सृजित हो पाएंगी। निसंदेह इससे आर्थिक रूप से वंचित वर्गों का भी सशक्तिकरण हो पाएगा, ठीक है। अब कैसे सशक्तिकरण होगा यहाँ पर हमने 5-6 पॉइंट दे दिया है ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आप पॉइंट को वहां पर टच कर सके। रोजगार हेतु अन्य वर्ग पर निर्भरता में कमी आएगी। पहले क्या था कि ये जो संबंधित वर्ग हैं वे रोजगार के लिए अन्य वर्गों पर अन्य लोगों पर निर्भर होते थे, अब वे स्वयं ऋण लेकर अपने इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे तथा स्वयं के रोजगार सृजन उत्पन्न करने में वे सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट, आय में वृद्धि होगी, उनकी रोजगार बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा, आजीविका के अवसर में भी वृद्धि होगी। अगर स्वाभाविक है कि कई सारे लोगों को व्यापक स्तर पर बिजनेस के लिए ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं तो कई लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल पाएगा, तो इससे कई सारे अन्य वर्ग भी लाभान्वित होंगे, समाज के अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। आय की विषमता में कमी आएगी तथा वंचित वर्ग सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जी सकेंगे। तो इस प्रकार से यह जो स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वह समाज के आर्थिक वर्गों के सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, ठीक है। तो प्रश्न का 3 सेक्शन था, तीनों सेक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न का आखिरी सेक्शन जो हर किसी प्रश्न को उत्तर में आपको लिखना होता है, क्या होता है? निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो आइए कंक्लूजन के साथ ही इस आंसर को हम लोग यहां पर फिनिश करते हैं। यद्यपि इसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी है। देखिए हमने यहाँ पर कंक्लूजन से पहले थोड़ी सी चुनौतियों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्रियान्वयन के दौरान सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुणवत्ता के मामले में विदेशी वस्तुएं बढ़त ना बना सके, अतः सरकार के द्वारा विशेष प्रोत्साहन तथा निर्यात पैकेज की भी आवश्यकता होगी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो एमएसएमई के रूप में इंडस्ट्री और बिजनेस ग्रो करेगा वे मार्केट में कंपटीशन तभी दे पाएंगे जब उनकी क्वालिटी दूसरे देशों की क्वालिटी से बेहतर होगी। अब इसके लिए सरकार को क्या करना होगा? तो इन उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। निर्यात पैकेज भी जारी किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर निर्यात पैकेज जारी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल का दूसरे देशों में निर्यात हो सकेगा और दूसरे देशों के मार्केट में भी हमारी जो क्वालिटी होगी वह दूसरे देशों के मार्केट में अवेलेबल हो पाएगी। तो सरकार को इन सभी चुनौतियों पर भी, इन सभी दिशा में भी सरकार को काम करना होगा, तब जाकर हमारी इकोनॉमी जो है वह सकारात्मक रूप में विकसित कर पाएगी। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण कैसे, हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, और समावेशीकरण कैसे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इंडियन इकोनॉमी में अपनी योगदान कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल पाएगा। इससे एक तरफ जहां आर्थिक रूप से वंचित वर्ग सशक्त हो पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पारंपरिक उद्योगों का भी पुनर्विकास के कारण संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के सारे डायमेंशन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया और निचोड़ के रूप में हमने
इसको निष्कर्ष के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यह प्रश्न का जो मॉडल आंसर था यहीं पर डिस्कशन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपकी 69th बीपीएससी और 70th बीपीएससी बुक परीक्षा की तैयारी में यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।